हेलो दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस 17 करते हैं जो एसएससी जीडी 24 नवंबर शिफ्ट थर्ड में आए क्वेश्चन हैं। यदि आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक दुकानदार ने पतलून पर 25% की छूट की घोषणा की। उमेश दुकान पर जाता है। वह छूट में 500 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितनी पतलून खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक पतलून का मूल्य 250 रुपये है? 25% की छूट देता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/4। नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? अंकित मूल्य, क्योंकि छूट हमेशा किस में मिलती है? अंकित मूल्य पर। ऊपर वाली वैल्यू डिस्काउंट। मेरे अनुसार अंकित मूल्य कितना है? 4, जबकि वो देता कितने में? 250 रुपये की। तो 4 बराबर 250, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो एक बराबर कितना आ गया? 62। ठीक, डिस्काउंट भी एक है, अर्थात उसे एक पतलून पर कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा? 62.5 रुपये का। उसे 500 रुपये बचाने हैं। अगर एक पतलून पर 62.5 का डिस्काउंट मिलेगा तो यहाँ से निकाल लीजिए कितनी पतलून खरीदेगा वो। पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 0, 25 25 625, 25 दूनी 50, 200, 25 अट्ठे 200। कितनी पतलून खरीदनी पड़ेगी जिससे उसे 500 रुपये बच जाना चाहिए? कितनी? 8। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साधारण ब्याज पर एक राशि 3 वर्षों में 650 रुपये और 4 वर्षों में 754 रुपये हो जाती है। राशि क्या है? ठीक, 3 वर्षों में राशि है कितनी हो जाती है? 650 रुपये। अगले 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 754 रुपये। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि साधारण ब्याज है, प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। अगर आपको एक साल में अगर 100 रुपये मिला तो अगले साल भी 100 ही मिलेगा। तो यहाँ से पहले 3 साल में राशि कितनी थी? 650। अगले 4 साल में कितनी होगी? 754। तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? यहाँ से निकाल लीजिए कितना मिलेगा? 104। 754 में से 650 जाएंगे 104, अर्थात एक साल में उसे ब्याज कितना मिला? 104 रुपये। कह रहा है 3 वर्षों में राशि 650 रुपये थी, एक साल में ब्याज कितना? 104। 3 वर्षों में कितना मिलेगा? 3 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि साधारण ब्याज से प्रत्येक वर्ष समान ही मिलता है। 3 चौक 12, 3 एकम 3। 3 वर्षों में उसे ब्याज कितना मिलेगा? 312 रुपये। जबकि 3 वर्ष बाद राशि हो कितनी जाती है? 650। ठीक, अगर ये मिश्र धन है 3 वर्षों के बाद, यदि मैं इसमें से ब्याज को घटा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? मूलधन। तो घटा दीजिए कितने बचेगा? 3, 312 जाएंगे 50 में से 338। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए? आपको इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ। M1 D1 बराबर M2 D2। M1 क्या होगी? प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या। D1 पहले कितने दिन लगते थे, उसी प्रकार उसी कार्य को M2 कितने व्यक्ति लगे और D2 कितने दिनों तक कार्य किया। तो M1 क्या है? 20 व्यक्ति कितने दिनों तक कार्य किया? 48। M2 आपसे पूछा कितने व्यक्ति और नियुक्त किए जाएंगे, इनटू कितने दिन तक कार्य करेंगे ये? 40 दिन तक। 20 दूनी 40, 24 बार चला जाएगा। M2 बराबर कितना आ गया? 24। ठीक, कितने व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए? 24। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 13:43 हो जाता है। सबसे छोटी संख्या क्या है? तो संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:5। तो मैं एक संख्या को 2x मान लेता हूँ, दूसरी को 5x। कह रहा है प्रत्येक में 7, तो मैंने दोनों में से अलग अलग 7 घटा दिया। जो इन संख्याओं का अनुपात जो नई संख्या मुझे प्राप्त होगी इनसे, उनका अनुपात कितना है? 13:43। ठीक, कैंची का गुणा कर दीजिए। 43 दूनी 86,
7 का 7 या 21, 7 चौक 28, 2 30 बराबर 13 पंचे 65, 30 सत्ते 91, 65 इधर आएंगे तो कितने बचेंगे 21, 301 इधर जाएंगे माइनस के प्लस के हो जाएंगे तो 91 जाएंगे कितने 210, 21 से 210 कितनी बार जाएगा 10 बार। ठीक, आपसे छोटी संख्या पूछिए तो 2:5, तो छोटी संख्या कौन सी हो 2x ही तो होगी, x बराबर 10 है, 2x बराबर 10 2 गुणा 10 कितनी 20, कौन सा ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि 9 अंक की संख्या दी गई है 72 से विभाज्य है तो x के सबसे बड़े मान के लिए x - 2y का मान क्या होगा। तो 9 अंक की संख्या 5/9740/5x2 किससे विभाज्य 72 से, तो 72 के फैक्टर क्या है 8 ने 72 8 गुणा 9। ठीक, तो यदि मैं इस संख्या को अलग अलग 8 से पहले डिवाइड कर दूं और 9 से डिवाइड कर दूं तो 8 और 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये संख्या फिर 72 से भी डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 72 के ही गुणनखंड है 8 और 9। ठीक, अब साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि x के सबसे बड़े मान के लिए, तो सबसे पहले मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 का, और ये भी कह दिया उसने 8 के सबसे बड़े मान के, तो 8 का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है 9। अगर आप 10 लेंगे, अगर 8 का सबसे बड़ा मान 10 11 उससे तो ये संख्या कितने 10 अंकीय बन जाएगी, जबकि रहनी कितनी चाहिए 9 अंकीय संख्या। तो आप जो x का मान लेंगे तो अधिकतम क्या हो सकता है 9, तो 9 हो जाएंगे लास्ट तीन डिजिट 8 से डिवाइड कीजिए, 8 सत्ते 56 कितने बचे 3 8 चौक 32, अर्थात x बराबर कितना आ गया 9। अब 9 का नियम क्या कहता है, दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो जोड़ लीजिए 5/5 + y 5 और 9 14, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, 30 और 9 39 और 2 41, 41 बाई। ठीक, 9 से डिवाइड करना है। ठीक, 41 तो 9 से डिवाइड होंगे नहीं, तो मैं y का मान कितना रख लूँ 4 रख लूँ, तो 9 पंची 45, तो y बराबर कितना आ गया 4, तो यहाँ रख दीजिए। x बराबर कितना आया था 9 माइनस, तो y बराबर कितना 2y है, तो 4 दूनी 8, तो 9 - 8 कितना आया 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन है नहीं, कोई प्रिंट मिस्टेक है, तो क्या होगा ई मान लीजिए, तो एक क्या मान आएगा 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोर्ड मास पर आधारित है तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है बोर्ड मास। ठीक, तो बी मिस ब्रैकेट, ऑफ मिस का, डी मिस डिवीजन, एम मिस मल्टीप्लाई, ए मिस एडिशन, एस मिस सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, दिए गए सवाल में ब्रैकेट है नहीं, तो ऑफ मिस का होता है का, तो का मतलब होता है गुणा, तो सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद तो का 2 दूनी 4, और उसका डिवीजन, अगर 4 का भाग 4 में देखो तो एक बार जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ गई एक। ठीक, आगे अब कह रहा है डिवीजन करना है, तो 3 का भाग हम 27 में देखो 3 ने 27 गुणा 4 प्लस 1 यहाँ से यहाँ तक का 9 चौक 36 प्लस 1 37, कौन सा ऑप्शन सही है डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज बना लीजिए जिसकी दो भुजा 8-8 सेंटीमीटर दे रखी, जबकि तीसरी भुजा क्या 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं सेम हैं तो वो त्रिभुज कैसा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर निकाल लीजिए, या फिर मैं आपको दूसरी तरीके से बता देता हूँ। क्या कीजिए, शीर्ष से आधार पे लंब डाल दीजिए, तो ये लंब क्या करेगा आधार को दो भागों में बराबर डिवाइड कर देगा। तो लंब डाला है तो लंब की तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, अन्य भुजा ये तो लंब होगी, अन्य भुजा बची क्या आधार। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो इसमें हम क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मुझे लंब निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दूँ, तो लंब निकालना है तो इससे मैं h मान लेता हूँ, h स्क्वायर। कर्ण का वर्ग कितना 8 है, 8 8 64, यहाँ से यहाँ तक आधार कितना
6, क्योंकि यहाँ जो लंब डाला था मैंने, तो जो बेस था उसने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो ये 6 होगा यहाँ से यहाँ तक, माइनस 6 × 36, कितना बचेगा 64 में से 36 आएगा 28। ठीक, तो एच स्क्वायर बराबर कितना है 28, तो एच बराबर क्या आ जाएगा √28, तो इसे क्या 4 × 7 = 28, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या रहेगा 2√7। एच बराबर कितना आ गया 2√7। आपसे पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है किसी भी त्रिभुज हो तो उसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, तो आपको आधार कितना दे रखा है, आपसे पूरे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरा आधार कितना 12, ऊंचाई मैंने निकाल ली, कितनी आई 2√7, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 12√7। कौन सा ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपनी सामान्य गति की 6/7 से चलने पर एक व्यक्ति 10 मिनट देरी से पहुंचता है, उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या होगा। कोई भी व्यक्ति है 6/7, ठीक, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू, अर्थात पहले वो किससे चल रहा था 7 से, अब वो कह रहा है अब 6 से चलने लगा है, तो पहले वो 7 से चलने रहा था, अब किससे चलने लगा 6 से। ठीक, तो क्या ये क्या लिखना है स्पीड का रेशियो। ठीक, कह रहा है ना कि चलने के समान गति, तो गति का स्पीड ही तो होती है, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो टाइम होता है वो स्पीड का कैसा होता है एंटी प्रोपोर्शनल, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती। यदि मैं स्पीड के रेशियो को बदल दूं तो मुझे किसका रेशियो मिल जाएगा टाइम का, तो बदल दीजिए 6:7, ये किसका रेशियो आएगा टाइम का। ठीक, तो पहले अगर उसे 6 मिनट लगते थे, अब कितने लगे 7, कितने अधिक 1, जबकि दे कितने रखे हैं 10, 1 बराबर 10। ठीक, आपसे पूछा सामान्य समय क्या, सामान्य तो उसे 6 ही लगते थे ना, 1 बराबर 10, तो 6 बराबर कितना, तो 10 से गुणा कर दीजिए 60, कितने 60 मिनट, जबकि ऑप्शन किस में दे रखे घंटे में, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 92 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से यात्रा करती हुई समान दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से यात्रा कर रही दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार कर सकती है, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, जब भी दो ट्रेनें आपस में समान दिशा में जाएंगी तो आपस में दोनों की जो गति होगी घट जाएगी, जबकि एक ट्रेन इधर जबकि दूसरी ट्रेन इधर आपस में विपरीत दिशा में होंगी तो दोनों की गति क्या जुड़ जाएगी। ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो 92 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ट्रेन जा रही है, उसी दिशा में कौन सी 74 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूसरी ट्रेन उसी दिशा में जा रही है, तो सापेक्ष जो चाल है तो क्या होगी तो घट जाएंगे, मैंने आपको बताया था। तो 92 माइनस 74 कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्या रहा 180 मीटर की पहली ट्रेन की लंबाई कितनी 180, जबकि दूसरी ट्रेन की का आपसे लंबाई पूछी है। वो लंबाई से कोई फर्क नहीं हुआ, जब भी लंबाई चाहे ट्रेन विपरीत जाएं चाहे एक समान दिशा में जाएं तो दोनों की जो ट्रेनों की लंबाई होगी तो आपस में जुड़ ही जाएगी, चाहे ट्रेन विपरीत दिशा में हो चाहे एक समान दिशा में हो। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 180 मीटर, तो दूसरी पूछिए तो मैं प्लस एक्स मान लेता हूँ बराबर, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड कितनी दे रखी है 18, और टाइम कितना है 60। ठीक, तो जो 18 किलोमीटर प्रति आवर में, तो इसे मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूँ तो 5/18 से गुणा कर देता हूँ, 18 से 18 कैंसिल, 5 छक्का 30, 300, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 300 में से 180 जाएंगे कितने 120 मीटर। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी 120 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के शंकु को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 4 सेंटीमीटर
त्रिज्याओं के गोले बनाए जाते हैं, कितने गोले बनाए गए। जब भी आपसे कहा जाएगा कि एक धातु को पिघलाकर दूसरी धातु बनाई जाती है तो आपको क्या करना, दोनों के आयतन बराबर रख दीजिए। जैसे यहाँ शंकु को पिघलाकर क्या बनाए जा रहे हैं, गोले, तो आपको क्या करना, शंकु का और गोले का आयतन क्या आपको बराबर रख देना। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। पूछ रहा कितने गोले बनाए जाएंगे, तो एन से गुणा कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कट जाएगी, यहाँ आर का मान रख दीजिए। शंकु की त्रिज्या कितनी है 16, तो वर्ग है तो कितनी हो जाएगी 256, 16 16 में 256। एच ऊंचाई कितनी है 36 सेंटीमीटर। 4 आर, गोले की त्रिज्या कितनी 4, 4 का क्यू कितना 64 गुणा एन, 16 16 256, 16 चक 64, 4 चक 16, तो एन बराबर कितने आ गए 36। अर्थात कितने गोले बनाए जा सकते हैं 36। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वस्तु 12% की हानि से 3520 रुपये में बेची जाती है, 18% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। वस्तु में कितने की हानि होती है 12%, 12 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/25, ठीक। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लाभ या हानि हम किस पे लगाते हैं कॉस्ट प्राइस पे। ऊपर वाली वैल्यू लॉस, क्योंकि अगर हानि हो रही है तो लॉस, प्रॉफिट होती तो प्रॉफिट। यदि मैं कॉस्ट प्राइस में से हानि को घटा दूँ, अगर क्रय मूल्य में से हानि को घटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने में वस्तु बेची गई है। तो 25 में से 3 जाएंगे तो 22 में बेची गई। तो एक्चुअली बेची कितने में गई 3520 रुपये में। तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22, 0 1 2 1 2 2 6 12, एक बराबर कितना आ गया 160। तो मैं वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लूँ, जबकि एक बराबर 60 है, तो 25 बराबर कितना होगा, तो 25 से गुणा कर दीजिए, 0 25 छिक्का 150, 25 सेकंड 25 25 और 15 40। तो जो वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना आ गया 4000 रुपये। अब कह रहा है 18% का लाभ कमाना है, तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 4000 है तो 4000 का 18% निकाल लीजिए, रुपये में कितना लाभ होगा, 0 से 0 कैंसिल, 18 चक 72, 720 रुपये का लाभ हुआ। अगर प्रॉफिट को मैं कॉस्ट प्राइस में जोड़ दूँ तो मुझे क्या सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 4000 रुपये क्रय मूल्य है, और लाभ कितना है 720, कितना होगा 4720। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 9 अवलोकन का औसत 10 था, जिससे पहले 5 का औसत 11 और अंतिम 5 का औसत 8, पाँचवा अवलोकन क्या होगा। तो 9 का अवलोकन का कितना औसत है 10, तो इनका योग कितना होगा 9 गुणा 10 बराबर 90। 5 का पहले 5 का कितना है 11, तो इनका योग कितना होगा 55, 11 5 55। अंतिम 5 का कितना है 8, तो इनका योग कितना होगा 8 5 40, ठीक। ये 9 है, ये 5 5 10 हो गए। इसमें जो अब 1 से 5 तक थे, अब पूछ रहा अंतिम 5, तो आप 9 से गिनेंगे अंतिम 5 तो 5 आएगा। अर्थात जो 5वीं बार है इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5, तो 5 है डबल रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ से इन दोनों का योग कितना होगा 95। अर्थात जो एक रिपीट हुआ है ना डबल बार, इसमें से घटा दीजिए कितना आएगा, तो वो निकल आएगा 95 से 90 जाएंगे कितने 5। अर्थात जो 5वां अवलोकन क्या होगा 5। कौन सा ऑप्शन सही है, डेरा। ए, बी और सी की वर्तमान औसत आयु 60 वर्ष है तथा बी और सी की वर्तमान औसत आयु 50 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु क्या है। तो ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितनी 60 वर्ष। तो ए प्लस बी का योग कितना आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी का योग 6 18 180। आगे कह रहा है बी और सी की वर्तमान आयु कितनी, औसत कितनी 50, बी प्लस सी बटे 2 बराबर 50। तो इनका योग कितना हो जाएगा 100। पूछ क्या रहा है ए की
ए प्लस बी कितना 180, बी प्लस सी कितना तो 100, एक ही यहाँ से कितने आ जाएगी, बी प्लस सी को घटा देंगे तो ए कितना आ जाएगा 80। कौन सा ऑप्शन सही है, ई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक कलाई घड़ी 15% के लाभ के साथ 2300 रुपये में बेची गई, कितना लाभ हुआ। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/20। ठीक, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। जब लाभ हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट। अगर मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दूँ तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, 20 और 3 23, जबकि एक्चुअली है कितना 2300। कितनी बार जाएगा, 100 बार। पूछ रहा है कितना लाभ हुआ, एक बराबर कितना है 100, जबकि लाभ हुआ कितना 3 का, 300 गुणा कर दीजिए। कितने का लाभ हुआ, 300 रुपये का। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद 455 रुपये पर बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। 30% है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/10। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद 455 रुपये पर बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। 30% की छूट दी जा रही है, 30 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/10। नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, अंकित मूल्य। क्यों, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, डिस्काउंट। ठीक, जबकि 455 रुपये में बेचा गया है, अगर मैं अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा दूँ तो पता चल जाएगा ना कितने में बेची। तो 10 में से 3 जाएगा 7, जबकि एक्चुअली बेची कितने में, 455 में। 7 6 42, 3 7 पन्ना 35, एक बराबर कितना आ गया 65। पूछ क्या रहा है आपसे, अंकित मूल्य, एक बराबर 65। अंकित मूल्य कितना है 10, 10 से गुणा कर दिए कितना हो जाएगा 650। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। 1/3 1 - 1/4 डॉट 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 1 - 1/23। इसको हम ट्रिक के साथ कैसे देखें, जैसे 1 - 1/2, 2 एकन 2, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1/2। आगे गुणा में, तो 3 एकन 3, 3 में से 1 जाएगा 2/3। आगे 1 - 1/4, तो 4 एकन 4, 1 जाएगा तो 3/4 डॉट डॉट डॉट। आगे लास्ट में क्या 1 - 1/23, तो 23 एकन 23, 23 में से 1 जाएगा 22/23। ठीक, यहाँ देखिए पहली संख्या उसका हर, उससे अगली वाली संख्या का अंश आपस में कट जाएगा। उसी प्रकार अगली वाली संख्या जैसे दूसरी है, तीसरी संख्या 3/4 है, दूसरी संख्या का हर और तीसरी संख्या का अंश आपस में कट जाएगा। इसी प्रकार जो तीसरी संख्या है जो चौथी संख्या का अंश होगा उससे कट जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी। आगे इससे पहले जो संख्या रही होगी तो इसका हर और इसका अंश आपस में कट जाएगा। अब 23 बचा, अब संख्या आगे तो है नहीं तो कितना आंसर आएगा 1/23। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। दो भिन्न स्रोतों से 1625 पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 32.50 रुपये है। उनकी दरों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 1625 रुपये हैं 5 वर्षों के लिए, साधारण ब्याज जो अलग अलग दर हैं, पहले कुछ और होगी उसके बाद कुछ और होगी, उन पे जो ब्याज मिल रहा है उनके बीच का अंतर आपको दे रखा है 32.50। तो मान लीजिए पहले दर R1 थी, दूसरी R2 थी, तो पहले R1 पर 1625 गुणा समय गुणा रेट, R1 मान लीजिए बटे 100 माइनस अगले रुपए वो ही हैं और वर्ष उतने ही हैं, रेट बदल गई। R2 मान लीजिए अपॉन 100। तो पहले R1 रेट थी तो इतना ब्याज मिला, जब R2 रेट थी तो इतना ब्याज मिला, जबकि इनका अंतर है कितना 32.50। ठीक, तो 100 एलसीएम हो जाएगा, 100 का इधर गुणा हो जाए तो कितना हो जाएगा 32.50। ठीक, एक चीज़ देखिए 1625 5
16 से 25 5, दोनों कॉमन ले लीजिए। 16 से 25 गुणा 5 क्या रहेगा यहाँ से R1 माइनस क्या बचा R2। ठीक, काट दीजिए 5 से, 5 छक्का 30 पचम 25, 5 से फिर काट दीजिए, 5 छक्का 5, 5 दिया 15, ही काट दी 5 से, 5 दिया 15, कितना बचा 1, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 से फिर काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, ये फिर काट दीजिए, 5 छक्का 30 पचम 25, 13 पंचे 65, 13 दूनी 26, तो 5 बराबर कितना आ गया 2, 1 बराबर कितना आ गया 2/5, तो 5 का भाग 2 में कितना 0.4। ठीक, तो R1 और R2 के बीच का अंतर कितना आएगा 0.4%। कौन सा ऑप्शन सही है सी। क्वेश्चन नंबर 18, रूमी एरका द्वारा अर्जित मजदूरी की तुलना में 60% अधिक मजदूरी अर्जित करता है। चार्ल्स एरका द्वारा अर्जित वेतन की तुलना में 60% अधिक मजदूरी अर्जित करता है। चार्ल्स अर्जित मजदूरी रूमी द्वारा अर्जित मजदूरी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो रूमी है और एरका, कह रहा है कि रूमी एरका द्वारा अर्जित मजदूरी की वेतन की तुलना में 40% अधिक है रूमी की, तो एरका की 100 मान लीजिए और इसकी 40% अधिक, 100 का 40% निकालेंगे तो 40, तो कितनी हो जाएगी 140। आगे क्या कह रहा, चार्ल्स है एरका द्वारा अर्जित वेतन की तुलना में 60% अधिक है, तो चार्ल्स है एरका की जो मजदूरी है उसका 60%, तो 60, 100 का 60% तो 60 आएगा, तो कितनी हो जाएगी चार्ल्स की 160। आगे कह रहा है कि चार्ल्स द्वारा अर्जित मजदूरी और रोमी द्वारा अर्जित मजदूरी से कितना अधिक है, तो चार्ल्स की कितना है 160 और रूमी की कितनी है 140, कितना अधिक है 20, किससे रूमी से, तो रूमी की बटे में लेनी है 140 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 बार नीचे 7 बार, तो ऊपर क्या 10 दाएं 100 बटे 7, 7 एक 7, कितने बचे 3, 7 चौक 28, कितने बचे 2, 20 हो जाएंगे, पॉइंट लगा दीजिए, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 60, 7 8 56, इतना ही रहने दीजिए, कितना 14.28%। क्या कौन से ऑप्शन है किसके नज़दीक है बी के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। यदि वह इसे 2 गुने मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो मान लीजिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो वो कितने पे लाभ पर बेचता है पहले 15%, तो कितने में बेचेगा 100 का 15% निकालेंगे 15, कितने में बेचेगा 115 रुपये में। आगे कह रहा है वह इससे 2 गुने मूल्य पे बेचता है, 115 पर ना बेचकर इसका 2 गुने, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 0 3 कितना 230, तो कह रहा तब लाभ कितना, उसने 100 का खरीदा 230 में बेचा, कितने का लाभ हुआ 130 का। लाभ निकालते किस में कॉस्ट प्राइस पे बटे 100 गुणा 100 परसेंटेज में, 100 से 100 कैंसिल, कितना 130%। कौन सा ऑप्शन सही है सी। क्वेश्चन नंबर, एक कंपनी में 75% कुशल श्रमिक और शेष अकुशल हैं। कुशल श्रमिकों में से 84% और अकुशल श्रमिकों में से 28% स्थायी हैं। यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या 150 है तो कंपनी में श्रमिकों की कुल संख्या क्या है। तो मान लीजिए कंपनी में श्रमिकों की संख्या 100 है, जिसमें से कुशल श्रमिक कितने 75%, तो 100 का 75% निकालें तो 75, ठीक 75 श्रमिक कैसे कुशल, तो शेष कितने रह जाएंगे 25, तो 25 कैसे हो जाएंगे अकुशल। ठीक, आगे क्या रहा कि 84% वो जो कुशल श्रमिक है वो स्थायी है, तो 75 का
निकाल लीजिए। 84% कितना होगा, कितने स्थाई निकल आएगा। 25 दिया 75, 25 चौकू 100, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 21 दिया 63। जो 63 सरमे का वो कैसे हैं, कुशल में से स्थाई। जब 63 स्थाई हैं तो अस्थाई कितने रह गए, 12 अस्थाई। ठीक, आगे क्या रहा है, और जो अकुशल सरमे का उसमें से 28% स्थाई हैं, तो 25 का 28% निकाल लीजिए। इससे हमें पता चल जाएगा कितने श्रमिक अकुशल हैं वो स्थाई हैं। 25 पर 28/100, 25 100, 4 7 28, अर्थात 7 श्रमिक ऐसे अकुशल हैं जो स्थाई हैं। तो कितने आते हैं, 25। अगर 7 स्थाई हैं तो कितने अस्थाई रह गए, 18। ठीक, और इधर कितने रह गए, 12। जबकि क्या कितने रहेगा, 150। 18 ऐसे श्रमिक हैं जो अस्थाई हैं अकुशल में से, और 12 ऐसे अस्थाई हैं जो कुशल श्रमिक है। तो 18 और 12 30। मेरे अनुसार तो 30 है, पर वो कह रहा है कितने हैं, 150। तो 30 बराबर 150, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 15, 1 बराबर 5। और जबकि श्रमिक माने कितने थे, मैंने 100, 1 बराबर 5 है, तो 100 बराबर कितने, 5 गुणा 100, 500। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। थैंक यू दोस्तों। यह दोस्तों आपको क्लास समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।